हेलो बच्चों, देखिए कल हम लोगों ने क्लास 11th के लिए जो वीडियो बनाई थी उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या था? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड टू फंक्शन। यानी कि जो रिलेशन होता है उसका एक स्पेशल टाइप होता है जिसे हम कहते हैं फंक्शन। तो आज भी हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम इस वीडियो में फंक्शन के कुछ टाइप पढ़ेंगे। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि जो फंक्शन का टाइप दे रखा है वो क्लास 12 में है, लेकिन फंक्शन का जो बेसिक टाइप है वो कक्षा 11 में भी है। तो मैं आपको फंक्शन का जो बेसिक टाइप है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा और कुछ और भी एग्जाम्पल आपको बताऊँगा, और फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इसकी लास्ट एक्सरसाइज जो 2.3 है उसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने आपसे कहा था कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, और जो फंक्शन होता है वो रिलेशन का एक सबसेट होता है। तो आज हम इस वीडियो में देखिए जो कुछ फलन हैं उनके टाइप पढ़ लेते हैं। तो हमारी आज की हेडिंग है फलन के प्रकार। फलन के बेसिक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बेसिक प्रकार। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज लिखता हूँ मैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो हमारे पास पहला जो टाइप आता है उसे हम कहते हैं अचर फलन। इंग्लिश में कहते हैं इसे कांस्टेंट फंक्शन। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए पहला जो टाइप है उसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अभी से बोला कि एक फलन जो है तब आपका कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा यदि आपने x बिलोंग्स टू r, यानी कि यहाँ x का मान कुछ भी रखा और आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती चली जाए। लगातार आपको एक ही कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है और उधर से आप x के मान लगातार बदल भी रहे हो, तो आप ये कहेंगे कि ये फलन जो है एक अचर फलन है। तो अब हम इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए हमारे पास है f(x) बराबर 3। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी भर सकते हैं, x की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पे भर सकते हैं। तो जब आप देखिए x बराबर 1 यहाँ रखेंगे तो f(1) की वैल्यू आपको 3 मिलेगी, अर्थात y की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। जब आप x बराबर 2 रखेंगे तब भी आपको यहाँ पे वैल्यू 3 मिलेगी। यानी कि आप देख रहे हैं कि x का मान आप कुछ भी रखते जा रहे हैं, लेकिन आपको जो y मिल रहा है वो एक फिक्स वैल्यू में मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। तो आप ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। यदि आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये देखिए इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे। इसका ग्राफ हमारा इस तरीके से बन जाएगा। ये हमारा हो जाएगा y एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस। अब देखिए हम लोगों ने x के कुछ वैल्यू ली हैं, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं 1, 2, यहाँ 3, यहाँ हम -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं। तो हमें जो y की वैल्यू मिल रही है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, ठीक, या -1 हो, या 0 हो, या -2 हो, या -3 हो, और इधर एक्सेट्रा इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू, और इधर -∞ तक कुछ भी वैल्यू हो, तो आपको जो y की वैल्यू मिली है वो एक फिक्स वैल्यू मिली है 3। तो जैसे 1, 2 और यहाँ पे मान लीजिए 3, तो हमें जो y की वैल्यू मिली है हर बार एक कांस्टेंट वैल्यू मिली है, हमने मान लिया कि वो वैल्यू है 3। तो वो वैल्यू मिली है, मान लीजिए थोड़ा सा तिरछा सा हो गया, लेकिन आप इसे थोड़ा समझने का प्रयास करिए।
यानी कि यहाँ जो आप देख पा रहे हैं y की एक वैल्यू होगी फिक्स 3। आप चाहे किसी मान पे उस वैल्यू को चेक कर लीजिए, वो आपको y का मान हर बार क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो बेटा इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। तो पहला टाइप जो है आपके समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा टाइप पढ़ते हैं। देखिए टाइप नंबर 2 है हमारा तत्समक फलन, और इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो एक फंक्शन y बराबर fx बराबर x जबकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर तत्समक फलन कहलाता है। आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए इसमें जो डोमेन हो गया वो हो गया कोई भी रियल नंबर, और जो रेंज है वो भी रियल नंबर। डोमेन उसे कहते हैं जो वैल्यू यहाँ रखी जाती हैं उन्हें डोमेन कहते हैं, और उसको रखने पे यहाँ जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे रेंज कहते हैं। तो आप देखिए जैसे कि यहाँ fx बराबर है x, आपने यहाँ 1 रखा तब आपको 1 मिला, आपने यहाँ 2 रखा तो यहाँ 2 मिलेगा, आपने यहाँ 3 रखा तो यहाँ बेटा आपको 3 मिलेगा। यानी कि डोमेन और रेंज कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। जो डोमेन है वही रेंज है। तो इस प्रकार जो फंक्शन कहलाता है उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और बेटा अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हमारा हो जाएगा y एक्सिस और ये हो जाएगा x एक्सिस। आप देखिए अगर 1 यहाँ रख रहे हैं तो y की वैल्यू आपको 1 मिल रही है। अगर आप 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। कुल मिला के जो पॉइंट है आपका ये इस तरीके से चलता चला जाएगा। और अगर आप इसे ठीक है स्केल के द्वारा इन पॉइंट को मिलाएंगे बेटा तो ये जो आपको ग्राफ मिलेगा ये एक इस तरीके की स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार बेटा जो फंक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। जब हमें लगता है कि डोमेन और रेंज आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो इस प्रकार के फंक्शन को क्या कहेंगे बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। 2 टाइप मैंने आपको पढ़ाए, एक आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा मैंने पढ़ाया आपको कांस्टेंट। यानी कि जब आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ रखें और आपको लगातार y की एक ही वैल्यू प्राप्त होवे तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। और जब आपको ऐसा लगे कि भाई जो वैल्यू आप इधर x की रख रहे हैं उधर भी वही प्राप्त हो रही है तो उस फलन को आप क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। देखिए ये आपको जानना चाहिए, तीसरा जो टाइप है इसे हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन या निरपेक्ष मान फलन। निरपेक्ष मान फलन हम इसे बहुत ही कम कहते हैं, इसे मॉडुलस जो फलन है या मापांक फलन ही हम इसे कहते हैं। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि देखिए अगर आपको इस तरीके का फंक्शन मिलता है तो इसे बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। और इस फंक्शन की खासियत क्या होती है, इसमें देखिए जब x, इसे 2 जगह हम ब्रेक कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है तब ये फंक्शन हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है और उस स्थिति में हमें वैल्यू मिलेगी x। ठीक है, और जब ये x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो उस स्थिति में हमें वैल्यू मिलेगी नेगेटिव x। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके का फंक्शन होता है उसे 2 जगह इस तरीके से ब्रेक करते हैं। दूसरी बात बेटा इसका जो ग्राफ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके ग्राफ के लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे ये हमारे पास इसका ग्राफ बनाना है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से एक्स एक्स और वाई एक्स हमारे पास आ जाएंगे। ये वाई एक्स है और ये हमारे पास एक्स एक्स है। ठीक, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनाना है। देखिए यहाँ से एक बार इस तरीके की कंडीशन लेनी है और उतने एंगल पे यहाँ पे एक रेखा इधर जाती है। यानी कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ बनना है V इस तरीके का। ठीक, अगर मान लीजिए fx बराबर है मोड x तो इस तरीके से आपको उसको दिखाना है। यानी ये हो गया y बराबर x और ये हो गया y बराबर माइनस का x। ठीक है,
अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आप जो हैं ना इस फंक्शन का ग्राफ बनाइए। ये हमने दे दिया आपको x प्लस के 2, ठीक है। हम आपसे कहते हैं मैं इसको बताओ ग्राफ में कैसे प्रदर्शित करोगे, तो आप लोग क्या खींचेंगे ना, इस तरीके से स्केल्स है। तो बेटा इस तरीके से ग्राफ कैसे बनाना है ना, आप लोग क्या करेंगे, देखिए अपने मन में या रफ पे इसे y बराबर मान के x प्लस 2 मानिए और y की जगह 0 रख के x का मान निकाल लीजिए। तो x का मान आ जाएगा -2, ये आपका रफ वर्क है एक तरीके का। अब x बराबर -2 यानी कि 1 -2 बैठेगा यहाँ पे। तो आपको जो v बनाना है वो इस पॉइंट पे बनाना है, ऐसे यहाँ और कुछ इस तरह से यहाँ पे, ये बनेगा इसका ग्राफ। यानी कि आपको एक v बनाना है, ठीक है, एग्जैक्ट बिल्कुल राइट फिगर जो है बिल्कुल नाप के नहीं बनानी होती, बस आइडिया लेना होता है। -2 पे बनाना है, ठीक है। ये क्या था, x बराबर मोड x था तो 0, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी -2, तो इसलिए -2 पे बनाया। चलिए एक और देखिए उसको बनाते हैं। अगर मान लीजिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि भाई f(x) बराबर है या y बराबर है हमारे पास मोड में x माइनस के 5, और हमें इसका ग्राफ को इस पर प्लॉट करना है, तो आप लोग कैसे बनाएंगे। तो बेटा इसमें क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम 0 के बराबर रखें तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 5, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि इस पॉइंट पे हम लोग v बनाएंगे इस तरह से। अब आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए कि इस ग्राफ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप लोग अभी तो नहीं समझ पाएंगे 11th में, लेकिन 12th में ये ग्राफ बनाने होते हैं और तब इंटीग्रेशन की मदद से हम लोग बाउंडेड एरिया ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मॉडुलस वाले जो फंक्शन है इसके ग्राफ आपको बनाने आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बेटा टाइप नंबर 4 है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मान लो आपको ना कभी इस तरीके का फंक्शन मिलता है कि f(x) बराबर है x, तो इस प्रकार का जो फंक्शन होता है उसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो एक खासियत होती है वो आपको समझनी है एक एग्जाम्पल के द्वारा। इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, अगर मान लीजिए यहाँ आपने रखा 2 भरा इसके अंदर, ठीक है, तो ये बाहर निकालने के बाद आपको जो वैल्यू देगा वो 2 देगा, यानी कि इंटीजर देगा। अब देखिए यदि आपने इसमें भरा है 1.1, तो यहाँ 1.1 आ गया, लेकिन जब ये बाहर निकाल लेगा वैल्यू तो ये इंटीजर के रूप में निकाल लेगा। तो तुम्हें इस ध्यान रखना, इसका नाम बेशक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेकिन जब ये इससे बाहर वैल्यू निकाल लेगा तो इससे पहला जो इंटीजर है, तो 1.1 से जो पहला इंटीजर है वो 1 है, तो बाहर निकाल लेगा 1। अगर आपने यहाँ 1.7 भी भरा तो 1.7 जब इसके अंदर भरा जाएगा तो 1.7 से पहला जो इंटीजर है वो भी 1 है, तो ये बाहर क्या निकाल लेगा 1। यानी कि अगर आपने यहाँ 1.9 भी भरा तो यहाँ क्या आ गया 1.9, तो 1.9 से पहला जो इंटीजर है वो 1 है, तो ये वैल्यू क्या निकाल के देगा आपको, अब भी 1 ही निकाल के देगा। आप देखिए ध्यान से सुनिए, 1.9 से पहला जो इंटीजर है आप समझिए, इस नंबर लाइन पर हम चलते हैं। यहाँ हमारे पास है 0 और यहाँ हमारे पास है 1। इसके बीच में हमने 10 खन्ने बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा मानिए 8 9 और यहाँ हो गया 10, यानी कि ये वाला हो गया आपका 1, ये 7 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 0.7। ठीक बच्चों, तो देखिए इससे
इससे आगे आप ऐसा मानिए चलिए, ये तो हो गया 1 यहाँ पे और यहाँ पे हो गया 2, तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये 1.7 है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने मान लीजिए यहाँ 1.7 इसमें भर दिया, जैसे कि ऊपर दिख पा रहा है आप लोग 1.7 भर दिया, यहाँ आ गया 1.7। बेटा 1.7 से पहला जो इंटीजर है, 1.7 से पहला इंटीजर क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये बाहर निकालने पे क्या देगा 1, यानी कि अगर आप 1.1 भरेंगे या 1.2 भरेंगे या 1.3 भरेंगे, 1.4 भरेंगे, 1.5, 1.9 तक आप भरेंगे, तो इससे पहला जो इंटीजर है उसे बाहर निकाल कर दे देगा, ठीक है। अभी और थोड़ा सा देखिए, मैं क्लियर कर रहा हूँ, इस वाले एग्जाम्पल को देखिए। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 3.1, ये है 3.2, ये 3.4 और लास्ट में 3.9 और ये वाला पॉइंट है आपका 4। तो अगर आपने सपोज करिए इसके अंदर 3.4 भर दिया, तो यहाँ आ गया 3.4, ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इस 3.4 से पहला इंटीजर बताओ क्या है, वो 3 है, तो उससे पहला इंटीजर निकाल के दे देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अगर मान लीजिए माइनस में वैल्यू है, सपोज करिए यहाँ माइनस की वैल्यू है 2.5, तो पता माइनस में क्या होता है, माइनस में वैल्यू इधर को बढ़ेंगी, तो इससे जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, -3 निकलेगी, क्योंकि इससे पहली वैल्यू देगा वो, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और साथ में थोड़ा मोड फंक्शन को भी देख लीजिए, है ना। मोड फंक्शन में क्या था, अगर आपने यहाँ 1 दिया तो मोड में 1 आ गया, 1 का मोड जब बाहर निकलेगा तो 1 ही आएगा। लेकिन मोड में क्या होता है, अगर आप माइनस की डिजिट भी यहाँ देंगे इसके अंदर, तो मोड से बाहर निकलने पे वो प्लस की बार आएगी। मोड फंक्शन में और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये अंतर होता है। मोड वाले में अगर आप नेगेटिव वैल्यू दो या पॉजिटिव वैल्यू दो, वैल्यू तो उतनी बाहर निकल के आएगी जितनी आप दोगे, जिस रेस्पेक्ट में आप दे रहे हैं वैल्यू। लेकिन बस बात यह है कि वो वैल्यू पॉजिटिव बाहर आएगी। मतलब आप ये मत समझिए कि जैसे कि यहाँ -1 है तो इधर 1 ही आओगा, मतलब वो तो सवाल पर डिपेंड करेगा। कि मान लीजिए मैंने सवाल ले लिया कुछ इस प्रकार से, जैसे fx बराबर मैंने ले लिया यहाँ x -4 और मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी -4, ठीक। तो -4 कुल मिला के -8 आ गए, तो मोड से बाहर निकलने पे वैल्यू मुझे 8 मिलेगी पॉजिटिव। बस इसमें क्या होता है, वैल्यू पॉजिटिव निकलती है। लेकिन इसमें थोड़ी सी अलग कहानी है, आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल के द्वारा आप इस बात को समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ देखिए एक वैल्यू है -1 और यहाँ वैल्यू है हमारे पास -2। अब यहाँ जो वैल्यू है सपोज करिए, है ना, वो वैल्यू है कोई -1.5। तो अगर आप -1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर रखेंगे, तो इससे पहली जो इंटीजर वैल्यू है वो क्या है, -2। तो बाहर निकालने पे क्या देगा आपको, -2 देगा। आप एक बार दोबारा से देखिए इस फंक्शन को। अगर कोई इंटीजर है तो उसे इंटीजर ही निकाल देगा, लेकिन अगर कोई वैल्यू डेसिमल में है तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से वो बाहर निकलेगी तो वो इंटीजर होकर निकलेगी। लेकिन जो नंबर यहाँ दे रखा होगा उससे पहला इंटीजर निकलेगा। जैसे 1.1 है तब भी 1 निकलेगा और 1.7 है तब भी 1 निकलेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़िए। तो बेटा जो इसके बेसिक टाइप थे जिनके बारे में आपको जानना चाहिए था, वो टाइप मैंने आपको इसके पढ़ा दिए। अब इसमें बेटा कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा उन्हें देख लेते हैं, फिर तभी एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में हमें एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है। रिलेशन जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर ही होते हैं और हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई आप इस क्वेश्चन में R इन्वर्स याद करिए। तो पहले आप इस टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए बहुत आसान है। अगर आप R इन्वर्स ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये करना है, जो ऑर्डर्ड पेयर है इनका क्रम बदलना है। आपको 2 1 कर दीजिए, 3 2 कर दीजिए, 4 3 कर दीजिए और 4 5 4 कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से जो आप लोग ये ऑर्डर्ड पेयर अब प्राप्त करें हैं वो क्या बन जाएगा आपका R का इन्वर्स। तो R इन्वर्स आपको ज्ञात करना आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा।
अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि भाई एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर। आपसे कह रहा है कि एफ जीरो और एफ पाई की वैल्यू फाइंड करिए। तो पहला पार्ट है आपका एफ जीरो का, तो यहाँ क्या करना है भाई, आपको जीरो रख देना है एक्स के प्लेस पे और यहाँ भी जीरो आ जाएगा। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और जीरो का स्क्वायर भी जीरो होता है, तो ये आपका आंसर आ गया जीरो। दूसरे केस में कह रहा है कि एफ पाई की वैल्यू ज्ञात करिए, तो यहाँ आ गया पाई, यहाँ पाई का स्क्वायर हो गया, यहाँ साइन स्क्वायर पाई हो गया, तो पाई का स्क्वायर तो पाई स्क्वायर ही हो गया। साइन पाई का जो मान होता है वो जीरो होता है, तो यहाँ जीरो आ गया, तो आंसर आ गया पाई का स्क्वायर। तो ये तो काफ़ी आसान है, जो फंक्शन दे रखा है उसमें बड़े आराम से आप कोई भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन और रेंज ज्ञात करने हमने आपको सिखाए थे। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हम आपके सामने ले रहे हैं। हमसे कहा गया कि भाई एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। हमसे कहा गया का प्रांत, जिसे इंग्लिश में डोमेन कहते हैं, उसे आप ज्ञात करिए। ठीक है, तो डोमेन किसे कहते हैं, एक बार पहले आप लोग ऐसे जान लीजिए। डोमेन उसे कहते हैं जो वैल्यू आप यहाँ भरोगे, उसे भरने के बाद यहाँ आपको कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो जिस वैल्यू पे यहाँ आंसर आपको मिल रहा है वो सभी वैल्यू कहलाती हैं डोमेन। यानी इधर जो आंसर आएगा वो तो रेंज, और जो वैल्यू यहाँ आप रखेंगे वो डोमेन। या आप ऐसा समझो जैसा आप दर्पण के आगे गए है ना, तो आप देखेंगे दर्पण में आपका चेहरा चमकता है, उसे आप प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। तो जो आप हैं वो डोमेन है और जो अंदर आप देख पा रहे हैं वो रेंज है। यानी कि रेंज तभी तो प्राप्त होगी जब आप उसे इनपुट दोगे, यानी डोमेन दोगे। तो जब यहाँ आपने मान लीजिए एक रखा, तो एक रखने पे कुछ आंसर यहाँ आ गया, तो जो एक है वो तो डोमेन और जो यहाँ आया वो रेंज। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा कि भाई आप इसका डोमेन ज्ञात करिए। ठीक है, तो अब देखिए इधर जो आंसर जब तक मिलता रहा होगा एक्स के जिन मान पर, वो सारी की सारी वैल्यू क्या कहलाएंगी, डोमेन कहलाएंगी। तो अगर कोई क्वेश्चन अंश और हर का होता है तो उसमें हर के हम लोग फैक्टर कर लेते हैं पहले। यहाँ इसके फैक्टर जो आएंगे वो 4 एकम 4 हो जाएंगे, यानी कि x माइनस के 4 और x माइनस के 1। अब देखिए जो हर है, अगर सवाल आपका अंश और हर का है तो डोमेन के लिए जो हर है x माइनस 4 और x माइनस 1 वो जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर ये जीरो हो गया तो इन्फिनेटिव आंसर आ जाएगा, और हमें इन्फिनेटिव आंसर नहीं चाहिए, हमें कुछ ना कुछ मान चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू ऐसी आई हैं 4 और 1। इसमें कहा जा रहा है कि x का मान या 4 नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। इन मान पे आपको इन्फिनेटिव वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इन मान पे जब आप यहाँ पे 4 रखेंगे, देखिए अगर आपने यहाँ पे 4 रख लिया तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया है, यहाँ 3 गुना 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, और अपॉन में 4 माइनस 4 तो 0। ये वैल्यू क्या मिल गई, इन्फिनेटिव। तो जिस वैल्यू पे आपको यहाँ रेंज इन्फिनेटिव मिल रही हो वो वैल्यू डोमेन नहीं कहलाती। तो ये वाली वैल्यू डोमेन नहीं हो सकती, क्योंकि इस पर रेंज क्या मिल रही है, इन्फिनेटिव। अगर आपने यहाँ 1 रख लिया तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर आ गया 3 × 1 + 5, और देखिए जब यहाँ 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, और मैं इसमें रखूँगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया है ना। तो इसलिए आप समझो बात को, यहाँ क्या मिल गया जब 1 रखोगे 0, तो इस पर भी क्या मिला आपको, इन्फिनेटिव। तो 4 इनपुट देने पे आपको रेंज मिला है इन्फिनेटिव, और 1 इनपुट देने पे आपको रेंज मिला है इन्फिनेटिव। तो ये जो दोनों वैल्यू हैं ये डोमेन नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों वैल्यू पे आपको रेंज इन्फिनेटिव मिल रही है। तो जिन वैल्यू पे रेंज इन्फिनेटिव मिला है वो डोमेन नहीं होते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाई इनके अलावा कोई भी वैल्यू आप यहाँ रख दो, कोई भी, बस 4 मत रखो और 1 मत रखो, तो वो सारी की सारी वैल्यू कहलाएंगी डोमेन। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का जो डोमेन हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा कोई भी रियल नंबर, बस उसमें 4 और 1 को छोड़ दीजिए। यानी कि 4 नहीं लेना और 1 नहीं लेना, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, एक और करता हूँ मैं आपके सामने। तो आपके सामने बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखिए। एफ एक्स बराबर है एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5। आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप इसका डोमेन ज्ञात करो। तो जो हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन करा था उसमें केवल जो क्वेश्चन था नीचे वाला उस पर रूट नहीं था और इस वाले पर रूट भी आ गया। तो ये थोड़ा सा और स्पेशल हो गया। देखिए आप इसमें अंश में तो कुछ भी भर सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रख दो, अंश में तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप 1 रखोगे तो यहाँ 1 मिलेगा, -1 रखोगे -1 मिलेगा, ठीक है। 2 रखोगे 2 मिलेगा, √3 रखोगे √3 मिलेगा। लेकिन हर में जो है वो रूट में वैल्यू है। तो एक तो हर जीरो ना बन जावे, पहली शर्त। और दूसरी बात ये है कि जो रूट होता है, रूट की जो मशीन होती है ना, आप इस बात को जानिए, जो रूट वाली मशीन होती है वो तभी वैल्यू बाहर निकाल पाएगी, चाहे वो पूरी वैल्यू बाहर निकाल पाए, परफेक्ट स्क्वायर बना के निकाल ले चाहे ना निकाल ले, जब यहाँ x पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। यानी कि आपने यहाँ 3 रखा तो कोई बात नहीं, 3 आ गया। आपने यहाँ 9 रखा तो आपको रूट से बाहर मिल जाएगा 3। लेकिन अगर आपने यहाँ -3 रख लिया तो ये बन जाएगा इमेजनरी। तो रूट के अंदर 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू ना आ जाए, और दूसरी बात अंश और हर का सवाल है, ये वैल्यू 0 ना बन जाए। तो जिन जिन वैल्यू पे नेगेटिव वैल्यू मिले, एक तो वो डोमेन नहीं होने का इस सवाल का, और एक जिस पे 0 बना रहा हो वो डोमेन नहीं हो सकता। अब देखो कैसे। सबसे पहले आप इसके फैक्टर कर लेंगे रफ पे। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे x-2 और x-1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 1 तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि 2 पे और 1 पे वो बना होगा 0। तो 2 और 1 पे आपको मिलेगी इन्फिनिटी वैल्यू। तो इसका मतलब हुआ कि 2 और 1 तो आपके डोमेन है ही नहीं। तो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को आप लोग नंबर लाइन पे ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1, और यहाँ हो गया 2, और यहाँ हो गया इन्फिनेटिव, ठीक है। और ऐसे ही इधर वाला हो जाएगा आपका माइनस का इन्फिनेटिव। तो आप देखिए, अगर सपोज करो आपने यहाँ पर रख लिया, इधर से कोई वैल्यू ले ली -1, चलिए हम इधर की तो वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। ये हमने 0 ले लिया, मान लो इसके इधर 1 के इधर है 0 ले लिया, तो ये 0 माइनस माइनस प्लस। तो इसका अर्थ हुआ कि 1 से जो इधर की वैल्यू है, अगर आप वो कोई भी वैल्यू लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर मिल जाएगा, इन्फिनेटिव नहीं मिलने का। थोड़ा और ध्यान से देखिए, मान लो आपने यहाँ 0 लिया, तो देखो 0 लिया मैंने 0, ठीक है। तो यहाँ 0 माइनस प्लस 2, तो आपको आंसर क्या मिल गया? 0 मिल गया। और 0 जो है नंबर लाइन में प्रेजेंट है, यानी कि 0 आप देख सकते हैं कहाँ है। अगर आपने -1 लिया तो -1 आप ऊपर रखिए, ठीक है। रूट के अंदर आइए, यहाँ देखिए -1 -2 -1 आप इसे थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। -1 अपॉन ये हो गए 3 -2 हो गए, कुल मिलाकर √6 आ गए। तो इस अभी आप नंबर लाइन पे देख सकते हैं कि ये वैल्यू नंबर लाइन पे कहाँ प्रेजेंट है, ओके। अगर आपने इससे आगे कोई वैल्यू ली 3, सपोज करो आपने यहाँ ले लिया 3, तो जब आप 3 यहाँ रखेंगे तो 3 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा? 3 -2 3 -1। अब आप इसे सोल्व करिए तो 3 अपॉन 3 में से 2 गया 1, और ये बचा √2। तो कुल मिला के अभी भी इन्फिनिट, यहाँ भी देखो इन्फिनेटिव नहीं आया, यहाँ भी इन्फिनेटिव नहीं आया, यहाँ भी इन्फिनेटिव नहीं आया। तो जिस वैल्यू का आंसर इन्फिनेटिव ना आए, चाहे वो रूट में आवे, चाहे वो माइनस में आवे, चाहे प्लस में आवे, बस इन्फिनेटिव ना आवे, तो वो सारी वैल्यू आपकी डोमेन कहलाती हैं। तो भैया बात यहाँ आ गई कि इससे इधर जितनी वैल्यू वो भी ले सकते हैं, और इस 2 के इधर जितनी वैल्यू हो वो भी ले सकते हैं। यानी कि आप जब इसका डोमेन लिखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन का, तो इसका जो डोमेन आ जाएगा वो ऐसा लिखा जाएगा, -∞ और 1। यानी कि ना तो -∞ ले सकते ना 1, बशर्ते इनके बीच में कोई भी संख्या ले सकते हैं। उसके बाद यूनियन हमने लगा दिया, फिर हमने 2 से लेकर इन्फिनेटिव लिख दिया, यानी कि 1 और 2 के बीच में जो संख्या वो छोड़ दी, 1 और 2 छोड़ दिया, अब 2 से आगे जितनी संख्या वो ले लेंगे। तो आप 2 से आगे कोई भी नंबर ले लो, या 1 के इधर माइनस में कोई भी नंबर ले लो 0 को लेके, तो आपको
कोई ना कोई आउटपुट मिल जाएगा। तो इस सवाल का जो डोमेन है वो ये हो गया। अभी जो 11th के बच्चे हैं उन्हें तो मैं पक्की सी बात कह रहा हूँ थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन बेटा ये थोड़ी सी अभ्यास के प्रश्न हैं और ये मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि कंपटीशन में यही आते हैं। ठीक है, तो मैं एक पूरी वीडियो इस पर और बनाऊंगा, देखिए, जिसमें डोमेन और रेंज, अभी तो मैंने डोमेन याद करना सिखाया है, अभी भी रेंज रह रहा है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही कर लेते हैं बस। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखना, मेरी बात समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कुछ बताइए। आप लोग कुछ लिखते नहीं कमेंट बॉक्स में, बस ये थोड़ी सी कमी हो रही है जो 11th के बच्चे हैं। दरअसल अभी आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी कम है, कोई बात नहीं, जो देख रहा है उसको धन्यवाद देता हूँ मैं। ठीक, चलिए बेटा, अब हम लोग जो हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं बता देता हूँ कि इसके बाद एक गणित ईजी है, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। काफ़ी ईजी मैथ है ये, बस कुछ चैप्टर इसमें 1-2 चैप्टर ऐसे हैं, तो जो चैप्टर चल रहा है वो थोड़ा सा आपके स्टैंडर्ड से बाहर है फ़िलहाल में अभी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद एक ईजी चैप्टर स्टार्ट करना। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच।